हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय जेनेट फाउंडेशन। जेनेट फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। मैं एक मिश्रा भूगोल विषय को लेकर कर जिसका मैपिंग पोर्शन आप लोगों के बीच इसके पहले एक सेशन हो चुका है यूरोपियन कंट्री पर, और यूरोपियन कंट्री के फिजिकल पार्ट की चर्चा चल रही थी, जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ रहे थे, जल संधि, राइट। तो जल संधि को आप लोगों ने देख लिया था। जल संधि के बाद फिर हम आते हैं रिवर पर, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का जो हमारी नदियाँ हैं, राइट। हम नदियों के बारे में जानते हैं। नदी के साथ कुछ नदी के तटवर्ती क्षेत्र में जैसे कोई मान लीजिए लोकेशन है, वह किसके लिए विख्यात है, हम इसके विचार से साथ में करते हुए चलेंगे। तो बने रहिए आप लोग जेनेट के इस चैनल पर। और आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि उन ज़रूरतमंदों को जिनको इसकी ज़रूरत है, आप उनके यहाँ तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे उनके कॉम्पिटिटिव से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हेतु यह वीडियो आसानी बना सकें, राइट। चलिए हम देखते हैं ये इम्पोर्टेंट जो रिवर हमारी है, इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ यूरोप। महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम जानते हैं यूरोप के, राइट। जैसे एक नदी है आपकी कौन सी, बेस्तुल। अभी आप नाम नोट कर लीजिए, बाद में इसका लोकेशन हम देख लेते हैं, राइट नाउ। बेस्तुल नदी, उसके बाद फिर आती है एक नदी ओडर के बाद फिर एक आती है नदी एल्ब, फिर आती है विजर नदी के बाद फिर राइन नदी के बाद फिर कौन सी नदी आती है, सीन, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर इसी क्रम में हम देखिए एक सीक्वेंस में देखते हैं। उसके बाद फिर आती है लायर के बाद फिर आती है कौन सा, गैरोनी के बाद फिर कौन सी नदी आती है, आप देखेंगे गैरोनी के बाद ड्यूरो नदी आ रही। कौन सी, ड्यूरो नदी, राइट। ड्यूरो के बाद फिर आ रही है टोगस नदी के बाद फिर हम ग्वाडलक्यूवर नदी के नाम से एक है ग्वाडलक्यूवर। मैं मैप में देख के बोल रहा हूँ, आप लोग भी मैप में देख करके इसको मार्कअप करिएगा, राइट। ग्वाडलक्यूवर के बाद आप देखेंगे एब्रो नदी मिलेगी आपको। ध्यान देना इस बात को, इस कॉन्टिनेंट में नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नदियों के लिए स्पेशल पार्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एब्रो नदी के बाद आप देखेंगे रोम नदी, बहुत चर्चित नदी, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे टाइबर नदी हो गया। टाइबर के बाद एक नदी मिलेगी पो, इटली की गंगा कही जाने वाली, राइट। फिर हम अगली कड़ी में आते हैं डान रिवर। फिर हम डेनीपर, DNIPER। डेनीपर के बाद फिर मिलेगी आपको डेनिस्ट, ठीक है। डेनिस्टर के बाद फिर आपको निकलेगी डानवे के बाद आप देखेंगे ओनेगा नदी मिली आपको। अभी सब मैं मार्कअप कर रहा हूँ, अभी पहले आप नोट कर लीजिए। ओनेगा के बाद आप देखेंगे दवीना मिलेगा। दवीना के बाद आप देखेंगे मेजन नदी, मेजन मिला आपको, मेजन नदी। मेजन के बाद फिर आप देखेंगे पिचौरा नदी मिलेगा। क्या नाम है, पिचौरा।
पिछोरा। आप देखेंगे वोल्गा, वोल्गा रिवर के बाद फिर जो हमारा लास्ट में यूराल नदी, यूराल पर्वत भी, यूराल नदी भी, राइट। इतनी सारी नदियों को मुझे पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 25 नदियों के आसपास लगा हमको। नदियों की संख्या और बढ़ सकती है। अभी हेल्पिंग जो रिवर होगी ये तो मुख्य नदियाँ। आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्री हमारी है, यूरोपियन कंट्री में लगभग 46 से 47 कंट्री मिली होगी। आप लोग एक बार काउंट करके हमें बताना अपने कमेंट बॉक्स में कि यूरोपियन कंट्री के जब आप अध्ययन कर रहे थे तो हमको टोटल कितनी कंट्रियाँ मिली थी। टोटल की बात हम करें, नंबर ऑफ टोटल कंट्री इन यूरोप, राइट। चलिए अब फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने मैप के सारे नदियों को देखेंगे। सो दिस इज स्टार्ट इन मैपिंग। आप सभी लोगों के पास मैंने बताया था कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होना अनिवार्य है, और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के साथ साथ आप आउटलाइन मैप अपने पास रखेंगे। आउटलाइन मैप के साथ और क्या रखना जरूरी है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बुक आपके पास होना चाहिए। देखिए बच्चों के तरीके से जो बार बार मुझे एक चीज़ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने जीवन काल में, प्रिपरेशन करते समय वो इनको यही नहीं पता होता क्या चीज़ मुझे नोट करना, क्या चीज़ मुझे छोड़ना है, राइट ना। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर सीधा। आपको भूल जाइए आप आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अभी आप सीधा जो है एंटर करेंगे कहाँ, बेस्तुल नदी पे। आपने बेस्तुल नदी को सबसे पहले देखा, राइट। आप देखेंगे कि बेस्तुल नदी है कहाँ पे, तो चलिए देखते हैं बेस्तुल नदी कहाँ है, ठीक है ना। आगे फिर बढ़ने का प्रयास करते हैं। बेस्तुल नदी हमारी जो है यह पोलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। पोलैंड मिला आपको, चलिए हम देखेंगे पोलैंड से जो है बेस्तुल नदी का प्रवाह होता है, ठीक है ना। और यह जो है पोलैंड से हमारा जो बेस्तुल नदी का प्रवाह हो रहा है, जैसे पोलैंड मान लीजिए हमारा कहाँ है, एक मैप ले लेते हैं पहले, राइट। एक मोटा मोटा जो है हम मैप ले लेते हैं, राइट। आपका जो है नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस, स्पेन हो गया, इटली हो गया, एड्रियाटिक सागर हो गया, ग्रीस हो गया, एजियन सागर से होते हुए सीधा हम कहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। मरमरा सागर जो है को हम क्रॉस करते हुए सीधा जो है ब्लैक सी पहुँच गए, राइट। आप इसको आप जाने रहे हो, बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी इधर है, इधर आप जान ही रहे हो, ठीक है ना। कील नहर से जो है ये नॉर्थ सी है, ठीक। इधर आप जान ही रहे हो ये आपका अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन है, राइट। इधर आप जान ही रहे हो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद आपको टेरेनियन सी, टेरेनियन सी के बाद आप देखेंगे जो है यहाँ ब्लैक सी है, ये है। इसके ऊपर आप देखेंगे जो क्रीमिया प्रायद्वीप से होकर सीधा हम निकलते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा अजोव सागर, ये रहा अजोव सागर, दिखा, अजोव सागर हो गया। फिर हम देख लेते हैं अपना जो है ग्रीस के पास। हम जब ग्रीस के पास आते हैं तो हमारा कौन सागर है, बताइए।
यूरेशियन सागर, राइट। यहाँ पे कौन सा सागर है? मरमरा सागर। ये सब सारे सागर हैं, ध्यान देना इस बात को। सी, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ बोथीनिया। गल्फ ऑफ बोथीनिया है। यहाँ एक गल्फ मिलेगी आपको, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये मैं पहले क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र होने के बाद जब नदियाँ जहाँ अपना ला करके जल उगलती है, उस लोकेशन की हमने जो है हाईलाइट किया है, राइट। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न नदी हमारी क्या है कि यह पोलैंड से निकलती है, पोलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, और बाल्टिक सागर में ला करके अपना जल जो है उगल देती है। पोलैंड हमारा कहाँ है? पोलैंड हमारा यहाँ पर है। पोलैंड से होते हुए बाल्टिक सागर में अपना जल ला करके उगल देती है वेस्तुल नदी, ठीक। हमने आपको पहले बताया था वेस्तुल नदी पोलैंड से होते हुए आती है, और इसका जल कहाँ निकास हो रहा? बाल्टिक सी में, ठीक। इस नदी के तट पर आप देखेंगे पोलैंड की राजधानी वारसा अवस्थित है। वारसा मिला आपको? वारसा नहीं मिला? नहीं मिला तो ढूंढने का थोड़ा प्रयास कर लो आप लोग, वारसा आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए वेस्तुल ये है, ठीक, वेस्तुल से प्रवाह होती ही भी आपको वारसा। वारसा पोलैंड की राजधानी शहर, ध्यान देना इस बात। या किसके लिए फेमस है भाई? वस्त्र उद्योग के लिए। वस्त्र उद्योग के लिए जो है वारसा फेमस, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको आगे अगर हम इसी एक लाइन जोड़ते हैं कि यह उद्योग मतलब वस्त्र उद्योग के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है ना। लेकिन वस्त्र उद्योग के स्थापित करना यहाँ जो है अब उतना अधिक लाभदायक नहीं रह गया पहले की अपेक्षा, क्योंकि आज के समय में क्या है, हाईटेक टेक्नोलॉजी होने की वजह जो है जो इंडस्ट्री हमको प्रॉफिट नहीं देती है उसको हम विकेंद्रीकृत कर देते हैं, ठीक है ना। विकेंद्रीकृत किए जाने के कारण एक स्थान आपको मिल जाएगा लॉर्ड्स, मिला। वारसा के ठीक अपोजिट आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ आपको मिलेगा लॉर्ड्स, राइट, LODG। यह लॉर्ड जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया, ठीक है ना। और फिर अच्छा, वस्त्र उद्योग का केंद्र बनने के कारण इसे क्या कहा गया? पोलैंड का मैनचेस्टर कहा गया। इसके पहले वारसा हुआ करता था। तो अगर आपसे पूछा जाए पोलैंड का वस्त्र उद्योग का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो फिर आप लॉर्ड्स लगाएंगे, ठीक ना। वेस्तुल नदी बेसिन के क्षेत्र में जो है साइलेशिया बेसिन आपको मिलेगा। साइलेशिया बेसिन मिल गया? नहीं मिला? ऐसे नहीं मिलेगा, क्यों? उसके पीछे कारण आपके मैप में भी होना चाहिए। अब पता चला कि मैप में भी नहीं दिया है, तो मैप में अगर जब नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे जानोगे। लेकिन साइलेशिया बेसिन जो कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया वेस्तुल नदी क्षेत्र में, तो हमें कुछ चीज़ें अंदाज से पढ़ना होता है। ये जो नदी का रीजन है यहीं पे है साइलेशिया बेसिन, राइट। साइलेशिया बेसिन मिल गया। आगे बढ़े, चलिए। कोयला भंडारण दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है, जहाँ कोयला के उपलब्धता के कारण जो है यहाँ पे एक स्थान मिलेगा कराको। कराको मिला? कराको आप जस्ट लॉर्ड्स के जो है नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कराको मिल जाएगा। कराको में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास हुआ। लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, राइट। फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
आपको एक नदी मिलेगी ओडर, ओडर रिवर मिला। ओडर जो हमारा है, ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा से होते हुए, आप ढूंढिए पोलैंड, पोलैंड से जो है हमारा सटा हुआ कौन सा कंट्री है, जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी से जो है अपनी सीमा साझा कर रहा है, ठीक। तो पोलैंड जो हमारा है और जर्मनी की सीमा से होते हुए ओडर नदी हमारा जो है, राइट, मिल गई कि नहीं ओडर नदी। अगर दो कंट्री का बॉर्डर एरिया आप देखेंगे भाई, तो आपको ओडर नदी दिखेगी। मिली? नहीं मिली? अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं मिली तो रहने छोड़ दीजिए, मिलेगी भी नहीं। चलिए आप ऐसे ही पढ़िए। सीमा से होते हुए बाल्टिक सी में गिरती, राइट। कहाँ गिर रही है? बाल्टिक सी में, कि नॉर्थ सी में जाके गिर रही है। आप कंफर्म करिए थोड़ा सा कि नॉर्थ सी कहाँ है, पोलैंड और जर्मनी की सीमा पर नॉर्थ सी है कि बाल्टिक सी है? बाल्टिक सी है, राइट। इन सब बातों का आप लोग ध्यान दे करके नहीं पता लगाए, एक वर्ड मिलो, जो नदी बाल्टिक में गिरे उसको नॉर्थ में ले जाके गिरा दोगे तो भी दिक्कत है। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान दे करके बाकायदा पूरा पढ़ते रहिए, राइट। तो बाल्टिक सी में जो है ये हमारा जा करके गिरती है ओडर नदी, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एल्ब, पूर्वी जर्मनी की एक महत्वपूर्ण नदी एल्ब। केवल ELB आपको मिलेगा ऐसे करके है, जर्मनी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, राइट। एल्ब नदी ऐसे आती है, और एल्ब नदी जो अपना जल उड़ेल रही है वो कहाँ उड़ेल रही है, आप लोग इसको डिसाइड करके बताइए हमको कि एल्ब नदी अपना जल कहाँ उड़ेल रही है, नॉर्थ सी में या फिर बाल्टिक सी में। तो आपका जवाब क्या होगा, आप मुझे बताइएगा। ये किल कैनाल में ले जाकर उड़ेल दे रही है। अब ये जवाब तो आपको ढूंढना होगा, राइट। मिला कि मुहाने नहीं मिला, गायब हो गया? नॉर्थ सी में ले जाके उड़ेलती है, राइट। बाल्टिक सी में ध्यान दो, मुझे क्या बताना है, ऐसे करके आती। नॉर्थ सी आपका यहाँ है। इस मैप में नदी लंबी बन रही, ध्यान देना इस बात को। क्यों? उसके पीछे कारण है, चूंकि एग्जैक्ट मैप तो हाथ से बनता नहीं, समझने की बात केवल होती है, राइट। तो ये देखिए बॉर्डर इधर जो है आपका पोलैंड है, इधर जर्मनी है, ऐसे ओडर नदी आ रही है, कील नहर के पास जो है नॉर्थ सी में अपना जल जो है सर्व कर रही है, राइट। फिर आगे आप देखेंगे जो है कौन सी नदी पकड़ रहे थे, सॉरी, ओडर नदी तो हमने आपको पहले बता चुका था। ओडर नदी के जल कहाँ निकास हो रहा था, बाल्टिक सी में। हाँ तो ठीक था, ये तो एल्ब की बात हो रही है ना, एल्ब नदी। एल्ब नदी हमारा नॉर्थ सी में ले जाके अपना जल उड़ेल रहा है, राइट। ओडर नदी बाल्टिक सी में, ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती हुए अपना जल ले जाके बाल्टिक सी में उड़ेलता है, जबकि एल्ब नदी जो हमारी है यह नॉर्थ सी में ले जाके अपना जल उड़ेलती, जर्मनी से प्रवाहित होते हुए, राइट। फिर हम आगे आते हैं, एक आपको पोर्ट मिल जाएगा इसी के मुहाने पर, इसके एल्ब के, हैम्बर्ग पोर्ट। मिला? हैम्बर्ग पोर्ट नहीं मिला? आप देखिए उसी इसके मुहाने पर, जस्ट जहाँ मुहाना इसका बन रहा है यहीं पर आपको मिल जाएगा एक हैम्बर्ग पोर्ट। हैम्बर्ग बंदरगाह,
ये जो हमारा हैम्बर्ग बंदरगाह है, यह आयात निर्यात के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। और ये जो नॉर्वेजियन सी है ना, इसको क्या कहते हैं, यहाँ मछली उत्पादन के लिए विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। राइट, आप पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं। तो यह येल्ब नदी जो है, इसकी एक सहायक नदी आप देखेंगे स्प्री नदी। स्प्री नदी के तट पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन आपको मिल जाएगी। स्प्री नदी मिला कि नहीं, पहले देखो, उसके बाद फिर बताते हैं। हैम्बर्ग बंदरगाह भारत, जर्मनी की राजधानी बर्लिन मिला आपको, वह स्प्री नदी के तट पर है, बर्लिन। राइट, स्प्री नदी मिली आपको। चलिए, येल्ब नदी के तट पर देखिए ड्रेसडन लोकेशन अवस्थित है। ड्रेसडन येल्ब नदी के तट पर मिला, ड्रेसडन नहीं मिला भाई। येल्ब नदी अगर है तो ड्रेसडन यहाँ पर है। राइट, ड्रेसडन। राइट, ये सब लोकेशन आप लोग केंद्रित होकर के चलने का प्रयास करिए। ड्रेसडन किसके लिए फेमस है? चीनी मिट्टी के बर्तन के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है ये ड्रेसडन। ठीक, आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वेजर नदी आपको मिलेगा। वेजर नदी का विकास जो है उत्तर सागर में होता है। वेजर, जब हम एल्ब के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेजर। वेजर मिला आपको, एल्ब से सटा हुआ हमको वेजर नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए आ रही है। राइट, वेजर नदी का निकास कहाँ होता है? उत्तरी सागर में होता है। राइट, एल्ब के बाद आता है सीधा वेजर नदी। वेजर नदी हमारा जो है उत्तरी सागर में इसका जल जो है ले आकर उड़ता है। और इस नदी के तट पर अवस्थित ब्रेमन एक मिला। ब्रेमन हमारा, ब्रेमन, ब्रेमन मिला नहीं मिला। वेजर नदी जहाँ अपना जल ला के उगल रही है, इस नदी के तट पर यहीं पर जो है ब्रेमन अवस्थित है। क्या है? ब्रेमन। या कागज उद्योग के लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बता देते हैं। आपसे पूछ लेगा कि ब्रेमन किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट, हैम्बर्ग पोर्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट, ड्रेसडन किसके लिए फेमस है। ठीक, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए ड्रेसडन जाना जाता है, ब्रेमन जो है कागज उद्योग के लिए जानता है। ठीक है ना, ऐसे पूछ लेगा आपसे हैम्बर्ग किसके लिए जाना जाता है, तो ख़ास तौर से नॉर्वेजियन सी का जो एरिया है उस कोस्ट रीजन में जो है मछली उत्पादन सर्वाधिक होता है, और आयल खनिज तेल का आयात निर्यात, यानी इन दोनों के लिए फेमस है वो। राइट, फिर हम आ जाते हैं जो है अपने जो है आल्प्स पर्वत की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से हमारी जो है राइन नदी निकलती है। राइन मिला आपका, आल्प्स पर्वत यहीं पर है ऐसे करके, कई देशों में फैला, ध्यान देना। अभी आल्प्स पर्वत की बात नहीं हो रही है, अभी रिवर आप पकड़ रहे हो। ठीक, आप देखेंगे स्विट्जरलैंड आ जाइए आप। मैं पॉलिटिकल के सहारे इसीलिए आपको चलने के लिए बोल रहा हूँ। आल्प्स पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? राइन नदी। आल्प्स पर्वत से राइन नदी निकलती है। ठीक, अब यह निकलने के बाद जर्मनी के जो है कांसेस्ट से होते हुए, जर्मनी के कांसेस्ट मिला आपको। पहले लोकेशन देखते हुए चलिए, पहले राइन नदी ढूंढ लीजिए कहाँ पर, उसके बाद फिर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आल्प्स पर्वत तो मिलना चाहिए। आल्प्स पर्वत जब मिल जाएगा आपको, तो आल्प्स पर्वत से ऐसे होते हुए जो है जर्मनी से होते हुए ऐसे राइन नदी निकल रही है। राइट, राइन नदी मिला आपको, राइन नदी।
हो सकता है पॉलिटिकल में अगर आपको ना दिखे तो आप फिजिकली में देखिए, अक्सर फिजिकल चीज़ें जो है फिजिकल में ही देखा करो, राइट नाउ। चलिए ऐसे देखिए, राइन नदी ऐसे निकल रही, राइट, ऐसे करके, राइट। आपको मिलेगा जर्मनी में जो है मिला कॉन्स्टेंस लेक है, कॉन्स्टेंस लेक मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा जी, कॉन्स्टेंस लेक है झील जो भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ध्यान देना इस पर, क्योंकि यह नदी जो हमारी है, यह नदी कॉन्स्टेंस लेक में जो प्रवेश करती है और प्रवेश करके जो है यह पूर्वी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिम में फ्रांस का वाजस पर्वत, यानी ब्लैक फॉरेस्ट और वाजस पर्वत के जो है मध्य डिवाइडेशन का भी कार्य करती है, राइट। क्योंकि यह नदी घाटी जो है ना, इन दोनों पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी के भी उदाहरण हैं। और ये जो दोनों पर्वत है, कौन से, ब्लैक फॉरेस्ट और वाजस, ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारी राइन नदी है ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा से होते हुए नीदरलैंड में प्रवेश करती है। आपको नीदरलैंड तो मिल गया होगा, नीदरलैंड आपको कहाँ है? नीदरलैंड यहाँ पर है, छोटा सा कंट्री, राइट। नीदरलैंड में प्रवेश करती है। नीदरलैंड में प्रवेश करने के बाद जो है इस नदी का निकास सीधा जो है कहाँ हो जाता है? उत्तरी सागर में, राइट, उत्तरी सागर में जो हो जाता है। तो राइन नदी की विशेषता आपने इतनी सुना, क्या क्या सुना आपने? कि आल्प्स पर्वत से निकलते हुए, ठीक है ना, कॉन्स्टेंस झील, के समीप भ्रंश घाटी से होते हुए, जहाँ पर जो है इस नदी घाटी के पूर्व में आप देखेंगे, पूर्व में यानी पूर्व किधर है? ब्लैक फॉरेस्ट, और पश्चिम में वाजस। आपको पता है पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में, और ये फ्रांस में है। दोनों के मध्य, रिफ्ट वैली के मध्य से जो है ये होकर के गुजर रही है, राइट। और जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर बनाते हुए नीदरलैंड में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तरी सागर में जाकर के अपना जल उगल देती है। विश्व का सबसे व्यस्ततम, कहने का मतलब यह है विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है ये, ध्यान देना इस बात को। और दोनों तरफ से क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट और वह जो हमारे जो ब्लॉक माउंट का उदाहरण है उसी के बीच से हमारी घाटियाँ हैं। और यहाँ से क्या है, इस फ्लो से जो है किसी भी चीज़ का, सामान का आयात निर्यात होने के नाते सबसे व्यस्ततम माना गया है इसका विश्व लेवल पर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पोर्ट है वहाँ से मछली, खनिज तेल, इन सब का जो है, और फिर ये जो खाड़ी एरिया है, ये जो कोस्टल रीजन है, इस कोस्टल रीजन से पूरा ट्रांसपोर्ट का ही कार्य जो है, जितने पोर्ट हैं वहाँ से इंपोर्ट आउटपोर्ट किए जाते हैं, राइट। चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस नदी के मुहाने के समीप आपको एक पोर्ट मिल जाएगा, रॉटरडम। रॉटरडम मिला? अच्छा, रॉटरडम नहीं मिला, एम्स्टर्डम मिल गया ना। एम्स्टर्डम के आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो रॉटरडम भी आपको मिल जाएगा, यहीं पर है, यहीं पर एक एम्स्टर्डम हो गया, और उसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो रॉटरडम मिल जाएगा। एम्स्टर्डम, बंदरगाह, रॉटरडम, बंदरगाह,
एम्स्टर्डम और रॉटरडम। एम्स्टर्डम के भार को कम करने के लिए रॉटरडम का डेवलपमेंट किया गया, ध्यान देना इस बात को। रॉटरडम यूरोप का सर्वाधिक व्यस्तम बंदरगाह जान लेंगे, ठीक है ना। एम्स्टर्डम क्या है? एम्स्टर्डम नगरीय प्रदेश का सर्वाधिक इम्पोर्टेंट बंदरगाह हो जाता है, ठीक ना। अच्छा, इन बंदरगाहों क्या मतलब एम्स्टर्डम जो हमारा है इसको रैंड स्टैंड हॉलैंड भी कहते हैं, ध्यान देना इस बात को। एम्स्टर्डम का एक और उपनाम है रैंड स्टैंड हॉलैंड भी कहते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं एम्स्टर्डम को, राइट। चलिए फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये दोनों जो है सन्नगर नगरी समूह के उदाहरण है, ध्यान देना इस बात को। हम जब रैंड स्टैंड हॉलैंड की बात करते हैं तो फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। एक बंदरगाह भी है और एक बंदरगाह के साथ साथ जो है एम्स्टर्डम हमारी क्या राजधानी शहर है, किसकी? नीदरलैंड की, जहाँ पर हीरा को काटने तथा पॉलिश करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। एम्स्टर्डम इतना इम्पोर्टेंट है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी शहर है, एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है और हीरा को काटने तथा पॉलिश करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यानी हीरा का व्यापार भी यहाँ से, व्यापार के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। राइन नदी बेसिन में आप देखेंगे आगे कि जर्मनी में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है वो राइन नदी बेसिन है। क्यों? उसके पीछे कारण है, डेवलपमेंट जो होता था पहले नदियों के किनारे ही, तो मनुष्य की सभ्यताओं का विकास हुआ था, उद्योगों का विकास वहीं से हुआ था, ठीक। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि रसायन एवं ऑटोमोबाइल उद्योग का सर्वाधिक विकास राइन नदी बेसिन में हुआ, ठीक। आप राइन नदी बेसिन पकड़ जाओ, रसायन और ऑटोमोबाइल का उद्योग यहाँ पर सर्वाधिक हुआ। फिर हम स्टुटगर्ड एक स्थान है जर्मनी में, जर्मनी में एक स्थान आपको मिल जाएगा स्टुटगर्ड, मिला स्टुटगर्ड। आप सीधा सीधा लेक कॉन्स्टेंस के पास आएंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। लेक कॉन्स्टेंस मैंने आपको पहले बताया था, आपको शायद मिला नहीं था। लेक कॉन्स्टेंस यहाँ पर है, देख रहे हैं ना, यही है लेक कॉन्स्टेंस। लेक कॉन्स्टेंस, और यहीं पे आपको मिल जाएगा स्टुटगर्ड। स्टुटगर्ड नामक जो हमारा स्थान है वह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट, इस नदी पर अवस्थित एक स्थान है फ्रैंकफर्ट, जो आपको मैप में नहीं नजर आएगा शायद, ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट जो है यह नदी बंदरगाह है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। स्टुटगर्ड के जस्ट आप ऊपर थोड़ा सा जाएंगे जो है तो फ्रैंकफर्ट जो है पोर्ट आपको मिल जाएगा। स्टुटगर्ड जैसे ये देखा आपने ना, ये लेक कॉन्स्टेंस देखा था, इसी के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो यहीं पर हमारा क्या है, फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट, राइट, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है ना। इसे हम राइन नदी का रोल यानी हम कोयला भंडारण दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जर्मनी में, राइट। और कोयला के उपलब्धता के कारण जो है एक स्थान आपको मिल जाएगा ईजर। ईजर मिला आपको? ईजर या ईजन करके लिखा होगा, हाँ हाँ। कोलोगन आप देखेंगे, ईजर देखेंगे, बोने देखेंगे, ठीक है ना। तो कोलन जैसे जर्मनी जहाँ मोटे अक्षरों में लिखा है, आप उसके ऊपर देखेंगे ईजन लिखा होगा, ठीक है ना। ईजन, ईजन, ध्यान देना, स्पेलिंग हो गई ESSAN, ईजन। ईजन जो हमारा है, ईजन में हमारा लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। क्यों? क्योंकि हमें फ्रैंकफर्ट से कोयला, ईजन से लौह इस्पात की सामग्री मतलब लौह अयस्क मिल गया, तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हो गया, राइट। आते हैं हम सीधा कहाँ, फ्रांस में, इंग्लिश चैनल की तरफ से बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे फ्रांस जो हमारी निकलने वाली नदी है, ध्यान देना इस बात को। फ्रांस से हमारी जो है
कौन सी नदी निकल रही है? सीन नदी। ठीक, मिला। फ्रांस से हमारी जो है सीन नदी ऐसे करके निकल रही है। ऐसे करके सीन नदी हमारी निकल रही है, राइट। मिल गया। चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हमारी डोवर जल संधि हो जाती है, जहाँ से यूके और आयरलैंड अलग हो जाता है। तो हम फ्रांस में जो है अपने आते हैं सीन नदी पर, ठीक है ना। सीन नदी फ्रांस की एक महत्वपूर्ण नदी। इसका निकास कहाँ हो जाता है? इंग्लिश चैनल में। सीन नदी, सीन नदी मिल गया ना। SENE है, स्पेलिंग भी तो इसकी वही है। थोड़ी सी अगर मिस्टेक क्लियर होती है तो आप इसको करेक्शन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, राइट ना। फ्रांस के सीन नदी जो एक महत्वपूर्ण नदी है, इंग्लिश चैनल में इसका जो है प्रवाह होता है। इसके मुहाने पर आप देखेंगे एक पोर्ट मिलेगा, ले हार्वे। ले हार्वे मिला आप लोगों को। फ्रांस के सीन नदी के जो कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर जो है ले हार्वे, ले हार्वे बंदरगाह या इंग्लिश चैनल है। ले हार्वे जो बंदरगाह है, आप यहाँ आ जाइए, मिला आपको। ले हार्वे बंदरगाह जो है वो सीन नदी पर अवस्थित है, राइट। यह विश्व स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ले हार्वे फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व के सबसे सुंदर लोग वहाँ पाए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, राइट। सीन नदी जो हमारी है, सीन नदी बेसिन फ्रांस की सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होने के साथ साथ सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश और बाजार की अवस्थिति, उद्योगों का विकास, इन सब का डेवलपमेंट जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से हुआ है, ठीक है ना। तो जो हमारी इसकी बेसिन है, यहाँ जनसंख्या भी पर्याप्त मात्रा में है, इंडस्ट्री है, और इन सब के साथ साथ जो है वहाँ एक डेवलप्ड मेंटली, इकोनॉमिकली, इन सब चीज़ों से डेवलप पर्सन लोग रहते हैं, राइट। आगे आप बढ़ेंगे कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस सीन नदी के तट पर, यहाँ पर हमारा पेरिस है। पेरिस फ्रांस की राजधानी, राइट। ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। आप देखेंगे लायर और गैरोनी, लायर और गैरोनी, ध्यान देना इस बात को। लायर और गैरोनी कोई लोकेशन नहीं, नदी का नाम है ये, ध्यान देना। लायर और गैरोनी फ्रांस की नदियां हैं। इसका निकास बिस्के की खाड़ी में होता है। गल्फ ऑफ नहीं, वे ऑफ बिस्के, यहाँ गल्फ नहीं दिया गया, ध्यान देना। गल्फ का प्रारूप वे। लायर और गैरोनी नदी ऐसे निकल रही है, राइट, क्योंकि फ्रांस ऐसे आता है ना, तो फ्रांस में जब ऐसे आता है तो ऐसे स्पेन की तरफ कट लेता है। आपको दिखाई दे रहा कि नहीं? थोड़ा सा इधर आइए। स्पेन से होते हुए सीधा जो हमारा ये पुर्तगाल की तरफ चला जाता है ना, ऐसे पुर्तगाल है। तो यही हमारा है ये अटलांटिक ओशियन जो हमें यहाँ लिखे हैं। इस अटलांटिक ओशियन को यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, क्योंकि मैप का जो प्रोजेक्शन आपका जो बढ़ गया। ये जो है बे ऑफ बिस्के, लायर और गैरोनी नदी यहाँ से जो है निकल करके कहाँ जाके गिरती हैं? बिस्के की खाड़ी में गिरती हैं, राइट। मिल गया आपको लायर और गैरोनी नदी। अच्छा ठीक है, लायर के तट पर देखो एक स्थान आपको मिल जाएगा, नांटीज। लायर के तट पर आप देखेंगे नांटीज नामक स्थान। मिला? नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। नांटीज नहीं मिला। लायर के तट पर भैया नांटीज है। नांटीज को आप ढूंढ लीजिए, किसके लिए फेमस है इसको देख लेना।
राइट। कोई एक लोकेशन अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि इस लोकेशन के विशेषता क्या है, आप जा करके इसको चेक करके आइए, बताइए हमको, तो भी आप फेल हो जाएंगे। इसलिए लोकेशन की विशेषता बताना कंपल्सरी हो जाता है। नॉन्टीज जो है यह है कागज उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? कागज उद्योग के लिए नॉन्टीज, ध्यान देना, राइट। ये जो हमारा नॉन्टीज है यहाँ पर लायर नदी के तट पर कागज उद्योग के लिए फेमस है। जबकि गैरोनी के तट पर आप देखेंगे एक लोकेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना, टोलुस करके। गैरोनी के तट पर आप देखेंगे टोलुस करके है मिला, गैरोनी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर क्या है?